आज तो जी चढ़ावा चोरी के मामले में तो फिर चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। उसके बाद अब क्या मामला खत्म माना जाए? क्योंकि चर्चा तो कुछ खास नहीं दिख रही। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो बस एक शुरुआत मात्र है। इसमें तीन बड़े सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं। पहला सवाल क्या है, क्या ये सिर्फ चढ़ावा चोरी का ही घोटाला है? पहला सवाल, क्या इसमें जो बाकी घोटालों का जिक्र हुआ है, क्या उसकी जांच पड़ताल अभी तक हुई है? जैसे जमीन का घोटाला, जैसे रिक्रूटमेंट का घोटाला, जैसे खास दर्शन का घोटाला, और जैसे अभी तक कंस्ट्रक्शन में जो कमीशन लेने की बात की जा रही है, क्या इन पर अभी तक किसी तरीके की कोई जांच की बात की गई है? सिर्फ चढ़ावा चोरी, सिर्फ चढ़ावा चोरी, चढ़ावा चोरी के बारे में बातचीत की जा रही है। दूसरा प्रश्न जो है वह है, चंपत राय को क्लीन चिट क्यों दी गई? क्या कोई जांच हो गई है? क्या जांच में यह पाया गया कि चंपत राय का किसी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? तो ट्रस्ट ने अपनी बैठक में चंपत राय को ऐसा साबित करने की कोशिश की जैसे कि वो कोई बड़े तपस्वी हो, जैसे कि कोई बड़े संत हो। हकीकत यह है कि अगर कोई दूसरी सरकार होती तो अब तक चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती और इस बात की आशंका या संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि अब तक गिरफ्तार भी हो गए होते। क्योंकि अभी तक जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं यूपीए सरकार के दौरान, चाहे वो ए राजा रहे हो, चाहे वो सुरेश कलमाडी रहे हो, सब लोग गिरफ्तार हुए थे। तीसरा प्रश्न यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है तो वो पैसा कहां गया? क्या सिर्फ 8 लोगों तक पैसा गया या कहीं और भी गया? यानी असली चोर कौन है? तो इन तीनों सवालों के जवाब जो है वो अभी तक ट्रस्ट ने नहीं दिया है, ना देना मुनासिब समझा है, बल्कि अपने आप को वो ऐसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि थोड़ी बहुत गलती हो गई है और उन गलतियों को हम सुधार लेंगे। ये थोड़ी बड़ी गलती नहीं, ये महापाप है। और सबसे बड़ी बात है, यह महाचोरी है, ये अपने आप में एक महाघोटाला है। और इस महाघोटाले से संघ परिवार तब तक नहीं उबर सकता जब तक इसकी ईमानदारी के साथ जांच न हो। और जब ट्रस्ट, जिसकी यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो इस तरीके की चोरी वहां ना होने दे, और अगर चोरी होती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी से ट्रस्ट अपने आप को बचा नहीं सकता। लेकिन ट्रस्ट के अध्यक्ष ने, नृत्य गोपाल दास ने चिट्ठी लिखकर कहा, मैं बहुत वेदना में हूं। वेदना से काम नहीं चलेगा। आप ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी कि वहां सब कुछ सुचारू रूप से चले, वहां किसी तरीके की चोरी ना हो। और भगवान राम का जो दान पात्र है, अगर वो आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो हिंदू समाज को सुरक्षित रखने का जो दावा है वो कितना खोखला, कितना फिजूल का है, ये अपने आप में समझा जा सकता है। क्योंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन कब हुआ? 22 जनवरी को हुआ। कितने साल हो गए? तकरीबन आप मान के चलो 2.5 साल हो गए। 2.5 साल आप राम मंदिर के दान पात्र की सुरक्षा नहीं कर पाए। आप सोचिए, 2.5 साल में वहां ऐसा सिस्टम बन गया जहां जबरदस्त तरीके से लूट हो रही थी और आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। और जो लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं, जो इनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप रामद्रोही बता रहे हैं, उनको आप राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। तो ये आपको हक किसने दे दिया कि आप हिंदू समाज के प्रतिनिधि बन जाओ? क्या कुछ चुनाव हुआ है क्या? विश्व हिंदू परिषद ने कभी चुनाव लड़ा है कि उनको हिंदू समाज ने बाकायदा सर्टिफाई कर दिया कि नहीं, अब आप हिंदू हितों की रक्षा के बारे में बातचीत करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने राम मंदिर का आंदोलन चलाया? अरे, अगर आपके अंदर उदार मना होता, अगर आप विशाल हृदय के होते, अगर आपके अंदर जरा भी कलुष नहीं होता, तो राम मंदिर के आंदोलन चलाने के बाद, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद इस राम मंदिर पर बजाय अपना कब्जा करने के, इसको अपनी निजी प्रॉपर्टी मानने के, इसको आप हिंदू समाज को समर्पित कर देते, डेडिकेट कर देते। लेकिन आप तो उसको डेडिकेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप राम मंदिर को डेडिकेट हिंदू समाज के प्रति नहीं करना चाहते? क्या आपको हिंदू समाज से कोई डर है क्या? किसी तरीके का खतरा आपको दिखाई पड़ता है? क्यों? अगर आप निस्वार्थ हैं, अगर आपके अंदर लिप्सा नहीं है, और अगर आप वाकई में राम के भक्त हैं, तो हिंदू समाज को राम भक्तों के प्रति डेडिकेट करने की की कोशिश आप क्यों नहीं करते हो? क्यों उसको पर कब्जा बनाए रखना चाहते हो? और चूंकि कब्जा बनाए रखा जाए, इसीलिए आप चंपत राय को दोषी नहीं मानना चाहते हो। आप चंपत राय की भूरी भूरी प्रशंसा करते हो। और ये वो चंपत राय जिनके बारे में 2020-21 में ये कहा गया था कि महिपाल सिंह ने कहा था कि भाई यहाँ चोरी हो रही, चंपत राय को इन्फॉर्म किया गया था।
उसके बाद एक बाकायदा ऑडिट एजेंसी आई थी जिसने ऑडिट किया था, उसने कहा था कि इसमें सेकंड और थर्ड लेवल की जो चेकिंग होनी चाहिए वो चेकिंग नहीं हो रही है। एसओपी बननी थी, एसओपी नहीं बनी, उस पर उसका कोई पालन ही नहीं हो रहा था। और तीसरी बात, जो जमीन का घोटाला हुआ उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पूरे मामले की फसाद की जड़ में है कि राम मंदिर के ऊपर विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार उसको अपनी निजी संपत्ति मानता है। अगर मन साफ होता, निर्मल होता, तो राम मंदिर के निर्माण के फौरन बाद से उसको राष्ट्र को संबोधित कर देना चाहिए, उसको राष्ट्र को समर्पित करना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट बना के अपने आप को पूरी तरीके से उससे अलग कर लेना चाहिए। और वो इंडिपेंडेंट जो ट्रस्ट होता वो हिंदू समाज के प्रति या हिंदू भक्तों के प्रति वो जिम्मेदार होता। यहां तो मीटिंग में ऐसी बातें कही जा रही थी जैसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मामूली सी गलती हो गई है, चंपत राय जी ने ओवरसाइट कर दिया है, वो तो बड़े महात्मा है, 30-40 साल से वो जो है राम मंदिर के आंदोलन में जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए लगा दिया। अरे जीवन लगा दिया इसके लिए, क्या उन्होंने कोई एहसान कर दिया क्या? कोई एहसान किया क्या हिंदू समाज के ऊपर कि आज हम उसका उनकी सारी गलतियों को, सारी खामियों को हम माफ कर दें, पूरा हिंदू समाज माफ कर दे? ये तो कोई बात, ये तो अहंकार है, ये तो अपने आप में दम्भ है। हकीकत यह है कि इस मंदिर के बहाने में एक तरीके से आप उस मंदिर पे कब्जा करना चाहते हैं, उस पे जो आने वाला चढ़ावा है उस पे कब्जा करना चाहते हैं, आप उसकी बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार ये आरोप नहीं लगा है। कुछ संघ परिवार से जुड़े हुए लोगों ने ये आरोप लगाया कि जो निर्माण कार्य चल रहा था उस निर्माण कार्य में जो मटेरियल सप्लाई की जा रही थी उसमें 40% का कमीशन लिया जा रहा था। इसकी जांच कौन करेगा? क्या ट्रस्ट ने इस बारे में कोई समिति गठन करने की बात की है? क्या इस बारे में कोई एफआईआर दर्ज करने की बात की है? मैं कहता हूं कि ये सारे आरोप झूठे हैं। मान लिया सारे आरोप, लेकिन झूठे तो तब साबित होंगे जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी। निष्पक्ष जांच तो हुई नहीं। उसके बाद ये भी आया कि रिक्रूटमेंट हो रहा था, सारे के सारे वो लोग जो दरअसल राम मंदिर से जुड़े हुए थे या संघ परिवार से जुड़े हुए थे, उन्हीं लोगों को रिक्रूटमेंट वहां पे हो रहे थे और पैसे लेकर रिक्रूटमेंट किए गए। अगर पैसे लेकर रिक्रूटमेंट किए गए तो ये जो 8 लोग हैं जो खुद वहां पे, कोई ड्राइवर है, कोई खलासी है, कोई मामूली सा क्लर्क है, कोई बैंक का छोटा सा एम्प्लॉय है, क्या वो रिक्रूटमेंट कर रहा था? क्या रिक्रूटमेंट की पावर उन लोगों के पास थी? रिक्रूटमेंट की पावर तो जो ट्रस्ट के लोग थे उनके पास थी। तो इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वहां रिक्रूटमेंट के मामले में जो आरोप लगे उसका कोई वो हो। और सबसे बड़ी बात है, वहां जो जमीन का जो घोटाला था जिस पर कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाकायदा एक एसआईटी बना दी थी, आज तक पता नहीं उस एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ है। उस एसआईटी ने कोई जांच पड़ताल की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जमीन के घोटाले में अनिल मिश्रा जैसे तमाम लोगों के नाम आ रहे थे। क्या उन लोगों से पूछताछ की गई? क्या उनको कस्टडी में लिया गया कि आपने कैसे 1.08 हेक्टेयर की जमीन 2 करोड़ में खरीदी और 10 मिनट के अंदर आपने उसको 18.5 करोड़ में बेच दिया ट्रस्ट को? ये 900 गुना का बदलाव कैसे हो गया? और ये तो एक आरोप था, इसके अलावा न जाने कितने आरोप जमीनों के लगे थे कि आपने 4-5 करोड़ में खरीदा, 50 करोड़ में आपने बेच दिया, यानी कौड़ियों के दाम आपने जमीन को खरीदा और सोने के भाव आपने उसको ट्रस्ट को बेच दिया। ट्रस्ट कौन? भगवान राम का ट्रस्ट। वहां तो मुफ्त में लोग अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई सोने की रामचरितमानस चढ़ावा चढ़ा रहा है, कोई काक भुसुंडी की चांदी का वो चढ़ा रहा है, कोई चांदी की सिल्लियां वहां दे रहा है, लोग अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं। और यहाँ ऐसे चोर बैठे हुए थे जो कौड़ियों के दाम जमीन खरीद रहे थे और राम ट्रस्ट को ही जो है वो सोने के दाम बेच रहे थे। इसकी कोई जांच पड़ताल कौन करेगा? तो इसलिए ऐसा लगता है कि पूरे मामले को सिर्फ चढ़ावा चोरी तक ही सीमित करके इस मामले से अपना हाथ खींच लिया जाए। तो एक तरीके से पूरी जांच पर लीपापोती की जा रही है, बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए मुझे लगता है ये मामला सिर्फ चंपत राय तक या गोपाल राव तक या फिर अनिल मिश्रा तक सीमित नहीं है, पैसा इनके ऊपर भी बड़े लोगों तक गया है। और चूंकि इस पूरे मामले की जांच ना हो, इसलिए सिर्फ 8 छोटे लोगों के खिलाफ एफआईआर करके उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। क्योंकि अगर चंपत राय के ऊपर कहीं आंच आएगी, अगर चंपत राय ने अगर कहीं मुंह खोल दिया, तब तो बहुत बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे। इसमें ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं, मतलब जो खुद एक आरोपी, वो बहुत सारे मामलों में जिनके ऊपर आरोप लगे, विवादास्पद व्यक्ति, कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दबंग आदमी मुंह नहीं खोलना चाहते। एक तो नए साधु पैदा हो गए, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे पर्ची से मैं नाम निकाल सकता हूँ, लेकिन बड़े पावरफुल लोग हैं। आप सोचिए, तो चंपत राय तो इतने पावरफुल नहीं है, गोपाल राव तो इतने पावरफुल नहीं है, या अनिल मिश्रा इतने पावरफुल नहीं है।
कि उनका नाम आने पर या उनका नाम लिए जाने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। तो कौन है वो शख्स, इतना पावरफुल आदमी कौन है जो चढ़ावा चोरी और जो घोटाला हो रहा था उसको होने दे रहा था, और जिसका नाम लेने से ब्रजभूषण शरण सिंह या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग डर रहे हैं? कौन है वो पावरफुल आदमी? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.